हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ਚੈਨਲ ਸਿੰਗਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਮੂਵੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਤੇ ਲੈਟਸ स्टार्ट विद द वीडियो ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅੱਜ। ये बात है बाबा तो ये लो, इनकी पहली फिल्म का एकमात्र डायलॉग। साल था 1977, एक्टर था 6 साल का एक बच्चा विजय सिंह देओल। ये बात है बाबा तो ये लो। धर्मेंद्र जैसे बड़े एक्टर का बेटा और सुपरस्टार सन्नी देओल का भाई विजय सिंह देओल, जिसे फैंस बॉबी देओल के नाम से जानते हैं, इनके 27 साल के फिल्मी कैरियर में आए उतार चढ़ाव की एक कहानी इतनी रोचक क्यों है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 54 साल की इस अभिनेता की बादल से एनिमल और बॉबी से लॉर्ड बॉबी बनने तक की पूरी कहानी। The rise, the fall and the comeback। यार कमबैक तो बहुत तगड़ा किया यार बंदे ने। बॉबी के जन्म के 6 साल बाद एक दिन जब पापा धर्मेंद्र ने बॉबी से अपने बचपन का रोल करने को कहा तो वो तुरंत राजी हो गए। तो इवेंचुअली मैं जब 6 साल का था तब पापा ने मुझे आके पूछा एक दिन, तू मेरे बचपन का रोल करेगा? तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं। ये रोल केवल 30 सेकंड का था और फिल्म थी 1977 में रिलीज धर्मवीर। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ये बॉबी देओल के एक्टिंग कैरियर की शुरुआत थी। यार एक्चुअल च ना काफी ज्यादा बैक चला गया ते मैं ये वाली मूवी देखी भी नहीं। ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ यार बहुत सही स्टार्ट किया बंदे ने लाइफ। और इस तरह इनका वास्ता बचपन में ही सिनेमा से पड़ गया था। आगे बड़ा होने पर मुंबई से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो फिल्मों में आने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने लगे। I was like 21. I started practice. I started doing all the training for becoming an actor. पिता धर्मेंद्र अपने बड़े बेटे सन्नी देओल की ही तरह दूसरे बेटे बॉबी देओल को भी सक्सेसफुली बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और इसके लिए वो एक अच्छे और काबिल डायरेक्टर को अपने बेटे की पहली फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर शेखर कपूर को इस फिल्म के लिए चुना। वो साल था 1990 जब बॉबी की उम्र केवल 21 साल थी। पापा धर्मेंद्र ने बॉबी की पहली फिल्म का अनाउंसमेंट किया और नाम रखा बादल। बॉबी के साथ लीड रोल में करिश्मा कपूर को साइन किया गया और इस अनाउंसमेंट के साथ ही बॉबी और करिश्मा एक साथ फिल्मी मैगजीन्स के लिए फोटोशूट करने लगे। ये बॉबी देओल के लिए पहली बार था जब वो किसी मैगजीन के कवर पर नजर आए। डायरेक्टर शेखर कपूर ने इन दोनों नए एक्टर्स के साथ 27 दिनों की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन इसके बाद शेखर कपूर ने यह फिल्म बीच में ही छोड़ दी। बाद में बॉबी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ये फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए छोड़ी। शेखर कपूर मेरी फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे पर शुरू हुई, हमने 27 दिन शूटिंग की और सडनली उन्हें कोई और फिल्म का ऑफर आया जो हॉलीवुड की थी, पर शेखर कपूर चोज टू डू बैंडिट क्वीन। शेखर कपूर के जाने के बाद इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए राजकुमार संतोषी को लाया गया, जो इससे पहले सन्नी देओल के साथ घायल और दामिनी जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके थे। इनके आने के बाद फिल्म की स्क्रिप्ट में कई सारे बदलाव भी किए गए। ਪਰ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ अब इस फिल्म में बिल्कुल नए सिरे से काम किया जाना था, लेकिन फिल्म शुरू होने में काफ़ी समय लग रहा था, इसीलिए बाद में करिश्मा कपूर ने भी ये फिल्म छोड़ दी। इस फिल्म से करिश्मा के जाने के बाद बहुत सी नई लड़कियों के ऑडिशन लिए गए और फाइनली बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना को इस फिल्म के लिए साइन किया गया। इस पूरे प्रोसेस में 3 साल ऐसे ही गुजर गए और 1990 से साल 1993 भी आ गया। इसके बाद जब शूटिंग शुरू हुई तो 2 साल इसमें और लग गए और फाइनली 5 सालों की मशक्कत के बाद 1995 में ये फिल्म रिलीज के लिए तैयार थी। पहले शेखर कपूर के साथ शुरू की थी, उसको वो बनी नहीं। जब शेखर के साथ शुरू की थी और अब लगी है तो उस हिसाब से 5 साल लग गए। बॉबी देओल ने अपनी पहली फिल्म की मेकिंग में ऐसी शुरुआत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। इन 5 सालों में जो बदला वो था फिल्म का डायरेक्टर, फिल्म की हीरोइन, फिल्म की कहानी, फिल्म की स्क्रिप्ट और फिल्म के एक नहीं बल्कि 2 नाम, बादल और जान। जब मेरी पहली फिल्म बन रही थी तब भी हमको बादल टाइटल चाहिए था, उस वक्त नहीं मिला। उस वक्त हमको पहले जान भी चाहिए था। और फाइनली कई मुश्किलों के बाद धर्मेंद्र ने अपने होम प्रोडक्शन विजेता फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म को 1995 में रिलीज किया और इस फिल्म का नया नाम रखा बरसात।
पहला बादल पंजाब बॉबी देओल ने फिर इस फिल्म में गांव बरसात। से आए एक सीधे लड़के प्यार बादल का रोल सिर्फ प्ले किया 5 था, जिसे साल शहर में आने के बाद टाइम अपने दिया प्यार था। के लिए करप्ट पुलिसमैन और गुंडों से भिड़ना पड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर बरसात एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। ये न केवल एक हिट फिल्म थी बल्कि कमाई के मामले में उस साल 1995 में 5वें नंबर की हाईएस्ट ग्रोसर मूवी बनी। बॉबी देओल को अपनी इस यार, पहले ही फिल्म के लिए फिल्म फेयर का लोग यहाँ बेस्ट पर डेब्यू चक्का अवार्ड भी मिला। बहुत पुरानी कहावत है हमारे पहाड़ों की। इस तरह बॉबी बॉलीवुड के उन स्टार किड्स में से एक रहे हैं जो आते ही पर्दे पर छा गए थे और एक हीरो के तौर पर बॉलीवुड में अपनी धमाकेदार एंट्री की थी। बॉबी को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए न केवल पिता धर्मेंद्र बल्कि बड़े भाई सन्नी भी हर कदम पर बॉबी के साथ खड़े रहे और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने दी। मेरे पाप भैया जो हैं अभी अपनी फिल्म रोककर मेरी फिल्म पहली फिल्म बनाई, पापा को इतना टेंशन नहीं दिया। ऐसा कई बार देखा गया है जब बात फैमिली की होती है या पापा धर्मेंद्र की होती है तो बॉबी और सनी दोनों भाई काफी इमोशनल हो जाते हैं और बॉबी ने कई बार अपनी सफलता का श्रेय अपने पापा को दिया है। मैं यहाँ हूँ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਫੀ। He is the best. इस फिल्म की शूटिंग के अंतिम दिन हॉर्स राइडिंग वाले सीन को शूट करते समय बॉबी की लेग इंजरी हुई और 1 साल से भी ज्यादा समय तक उन्हें चलने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। इसलिए अपनी पहली फिल्म बरसात की प्रीमियर में भी वो बैसाखी के सहारे ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ये स्टार्ट। समय इनके पर्सनल लाइफ में भी काफी खास रहा क्योंकि इसी साल बॉबी देओल ने फैशन डिजाइनर तान्या आहूजा से शादी की थी। रियल लाइफ की तरह बॉबी की रियल लाइफ स्टोरी भी काफी फिल्मी रहा है। आपको बता दें कि बॉबी और तान्या की पहली मुलाकात मुंबई के एक रेस्टोरेंट में हुई थी। अपनी पहली फिल्म की रिलीज के बाद बॉबी अपने कुछ दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में गए थे जहां उन्होंने तान्या को देखा और देखते ही अपना दिल दे बैठे। The first time that Bobby did notice me, where I went to have coffee with my brother and some common friends, and then when he called me, बाद में बॉबी ने तान्या को फोन किया और धीरे धीरे इनकी बातें प्यार में बदल गई। फिर एक दिन दोनों उसी होटल में मिले जहां बॉबी ने तान्या को पहली बार देखा था। वहां बॉबी ने तान्या को शादी के लिए प्रपोज किया और तान्या का जवाब हाँ था। और फिर बॉबी की पहली फिल्म बरसात की रिलीज के 1 साल बाद ही 1996 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इसी साल उस दौर के एक बड़े फिल्म मेकर राजीव राय जो कि त्रिदेव और विश्वात्मा जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके थे, वो अपनी अगली फिल्म गुप्त के लिए सनी देओल को लेना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई सनी ने इस रोल के लिए बॉबी का नाम सजेस्ट किया, जिसके बाद राजीव राय ने बॉबी के साथ फिल्म गुप्त बनाई। 1997 में रिलीज गुप्त को आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर में से एक माना जाता है। यही मेरी पहली सी। इस फिल्म में बॉबी देओल के पावरफुल परफॉर्मेंस के अलावा काजोल के नेगेटिव रोल को भी यार, हर ये तरफ मूवी से शायद मैं बेहद देखी सराहना नहीं, मिली इतना लग रहा और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म हिट रही। इस तरह बॉबी देओल के फिल्मी करियर में शुरुआती दोनों फिल्म बेहद सक्सेसफुल रही और इन दोनों फिल्मों ने बॉबी को रातों रात मशहूर बना दिया था। फिल्म गुप्त से जुड़ी एक रोचक घटना की बात करें तो जब इसकी शूटिंग जनवरी 1996 में शुरू की गई, उस वक्त बॉबी अपने पैर की चोट से उबरे नहीं थे। इस फिल्म के गाने मुश्किल बड़ा ये प्यार है बॉबी और मनीषा कोइराला पर फिल्माया जाना था। चूंकि बॉबी देओल का पैर चोटिल था इसलिए गाना शूट तो हुआ, लेकिन पूरे गाने में बॉबी केवल एक ही जगह खड़े हुए डांस करते नजर आते हैं और अपना हाथ बस हिलाते रहते हैं। लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि बॉबी का पैर फ्रैक्चर था। उन्हें लगा कि बॉबी देओल अपने अलग स्टाइल में गाने पर डांस कर रहे हैं। इसके बाद बॉबी देओल ने बैक टू बैक 2 फ्लॉप फिल्में की और प्यार हो गया और करीब। ये पहली बार था जब बॉबी देओल का सामना बॉक्स ऑफिस फेलियर से हुआ, लेकिन अगले ही फिल्म से बॉबी ने धमाकेदार वापसी की और ये फिल्म बॉबी की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। डायरेक्टर अब्बास मस्तान की इस एक्शन थ्रिलर का नाम था सोल्जर। इस फिल्म में प्रीति जिंटा बॉबी के साथ लीड रोल में थी। सोल्जर में बॉबी देओल की परफॉर्मेंस, शानदार गाने, बेहतरीन स्टोरी लाइन और ताबड़तोड़ एक्शन ने लोगों का दिल जीत लिया। इस रेत में मेरे बाप के तड़पने की आवाज सुन। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से भर भर के प्यार मिला और कमाई के मामले में ये उस साल शाहरुख खान के ब्लॉकबस्टर कुछ कुछ होता है के बाद दूसरे नंबर पर रही। दोस्तों, ये वो दौर था जब बॉबी देओल की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी हो चुकी थी और उनका स्टारडम अपने चरम पर था। उनका स्टाइल भी बाकी एक्टर्स से काफी अलग था जो 90s के दौर में काफी हिट था और लोग उन्हें कॉपी किया करते थे। My purple glasses became a craze, my long hair became a craze. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे लंबे बाल या मेरे पर्पल सनग्लासेस इतना बड़ा क्रेज बन जाएंगे। इसके अगले साल 1999 में बॉबी देओल की दिल लगी आई, जिसमें लीड रोल में सनी और बॉबी दोनों एक साथ थे। ऐसा पहली बार था जब ये दोनों भाई बड़े पर्दे पर एक साथ दिखे। अरे अपने बारे में नहीं सोचता तो हमारे बारे में सोच। कितना प्यार करते हैं हम तुझे। I'm sorry भैया।
एज अ डायरेक्टर ये सन्नी देओल की भी पहली मूवी थी जिसे धर्मेंद्र और सन्नी देओल ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। इसलिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, भी लगता होगा ना सभी के सभी घर के लोग होने की वजह से बॉबी के लिए एक स्पेशल फिल्म थी। This is my first film, so it's bound to be different, special I think. क्योंकि मेरे भैया ने डायरेक्ट की पहली बार। See, I love my brother. Actually, any father will be very very happy about the thing his son is doing. लोगों से इस फिल्म को मिक्स्ड रिस्पांस मिला और बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। वैसे दिल लगी के बाद इन दोनों भाइयों ने कुल 7 फिल्मों में एक साथ काम किया है। इसके बाद अगले 2 सालों में बॉबी ने 3 फिल्में ऐसी बनाई जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस किया, जिसमें साल 2000 की बादल और बिच्छू थी, वहीं 2001 की एक्शन थ्रिलर अजनबी। खुली तलवार और भरी हुई बंदूक खुले में नहीं रखते मिस्टर प्लानर, नहीं तो प्लानिंग उल्टी हो जाती है। जबकि हम तो मोहब्बत करेगा और आशिक बुरी तरह फ्लॉप रही। ये शुरुआती 5-6 साल बॉबी देओल के कैरियर का सबसे अच्छा टाइम कहा जा सकता है, जब इन्होंने 2 हिट, 1 सुपर हिट और 3 ठीक ठाक एवरेज फिल्में दी। क्योंकि इसके बाद एक असफल फिल्मों का एक ऐसा बुरा दौर आया जो सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि 18 साल लंबा चला। इन 18 सालों में बॉबी के हिस्से केवल 2 सफल फिल्में आईं। साल दर साल की कहानी कहें तो साल 2002 में हमराज जहां एक एवरेज फिल्म रही, वही क्रांति, मार्च 1931 शहीद, चोर मचाए शोर बुरी तरह असफल रही और यहीं से बॉबी का डाउनफॉल शुरू हुआ। 2003 में बिना किसी रिलीज के पूरा साल निकाल दिया, फिर 2004 में लौटे तो 3 फ्लॉप फिल्मों के साथ, किस्मत, बर्दाश्त और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साल 2005 पिछले साल से भी बुरा रहा क्योंकि इस साल बॉबी ने लगातार 4 फ्लॉप फिल्में दे डाली, जुर्म, टेंगो चार्ली, दोस्ती और बरसात। इस वाली बरसात नोटिस कर रहे हैं कि यार इतना ज्यादा टाइम जितना उन्होंने बोला 18 साल ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਯਾਰ बहुत ही ज्यादा ਵੱਡੀ ਗੱਲ है यार, बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल इतना फेस करता है बहुत का बॉबी की पिछली बरसात से कोई कनेक्शन नहीं था। इसी तरह 2006 में आई हमको तुमसे प्यार है, 2007 की सकला का बुम बुम, नकाब और नन्हे जैसलमेर, ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पिटती रही और बॉबी देओल की पॉपुलैरिटी और स्टारडम बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। इन सारी फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने की असली वजह बॉबी को हमेशा से पता होती थी, लेकिन उनके लिए यही बड़ी बात थी कि उन्हें फिल्में लगातार मिल रही है और इसे वो छोड़ना नहीं चाहते थे। जब फिल्म में आपने गलत कोई चूज कर ली जो आपको उस वक्त गलत लगती नहीं है क्योंकि आपको कहानी अच्छी लगी, लेकिन वो बनती हैं तो गलत बनती हैं। साल 2007 बॉबी देओल के कैरियर में 2 बातों के लिए खास रहा। पहला, इस साल बॉबी की वो पुरानी विश पूरी हुई जिसमें वो अपने भैया के साथ ही पापा धर्मेंद्र के साथ भी किसी फिल्म में काम करना चाहते थे, जिसे गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने पूरा किया। चाहते हैं कि पापा और मैं और भैया एक साथ फिल्म करें, तो फ्यूचर में जरूर कोई ना कोई स्क्रिप्ट मिल ही जाएगा हमें। ये फिल्म थी बाप बेटे के मार्मिक रिश्तों पर आधारित एक स्पोर्ट्स ड्रामा अपने। बॉक्स ऑफिस पर अपने एक सफल फिल्म रही और इस फिल्म की कहानी, इसके गाने, तीनों लीड एक्टर्स के परफॉर्मेंस को लोगों ने काफी पसंद भी किया। बात स्वार्थ की नहीं, पिता के सम्मान की है। गाना अपने की सफलता बॉबी के लिए सालों से चली आ रही फेलियर के डैमेज को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस साल बॉबी के लिए जो दूसरी बड़ी बात रही वो थी इन फेलियर्स के बीच में डायरेक्टर इम्तियाज अली का वो ऑफर जो बाद में इम्तियाज और शाहिद कपूर के पूरे कैरियर का सबसे यादगार फिल्म बना, और वो ऑफर था सुपरहिट फिल्म जब वी मेट का। सबसे पहले मैं जब वी मेट को बॉबी देओल के साथ बनाने का प्लान कर रहा था और इस तरह एक अवसर को बॉबी ने दोनों हाथों से लपका, वहीं दूसरे बड़े मौके को वो समझ ही नहीं पाए। फिल्म जब वी मेट उनके कैरियर में एक ਕਿੰਨਾ मील ਹੁੰਦਾ का ਯਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ यार वही सेम चीज हुई बॉबी देओल नाल उस टाइम पत्थर साबित हो सकता था। ये होता है हर एक्टर के साथ और मैं अब इसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता क्योंकि इम्तियाज एक ज़माने में मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं अपनी दोस्ती को रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। लेकिन इस अगर मगर और किंतु परंतु के बीच उनका बुरा दौर चलता ही रहा, जिसमें 2008 की चमकू, फिर हीरोज, 2009 की एक द पावर ऑफ वन, वादा और 2010 में आई हेल्प की असफलता इसमें शामिल है। इस समय के आते आते बॉबी देओल को यह आभास हो चुका था कि उनके कैरियर में जो शुरुआती अच्छे साल थे वो अब जा चुके हैं। But eventually, obviously, my career did really well in the first 7-8 years. I was giving hits. अब बॉबी के लिए एक साल में एक फिल्म का आना भी मुश्किल हो रहा था और ऐसे समय में उम्मीद की किरण बनके एक फिल्म आई जिसमें धर्मेंद्र, सन्नी और बॉबी की तिकड़ी एक बार फिर से साथ दिखे। इस फिल्म का नाम था यमला पगला दीवाना।
इस फिल्म की कॉमेडी को लोगों ने काफी पसंद किया और बॉबी देओल के साथ ही सनी को भी कई सालों के बाद फिल्म नसीब हुआ। लेकिन बॉबी की किस्मत में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहावत बार बार फिट बैठती रही, क्योंकि इसके बाद थैंक यू, प्लेयर और यमला पगला दीवाना 2 जैसी फिल्मों के फेलियर ने एक बार फिर से बॉबी देओल को मायूसी से भर दिया। यहाँ से लगातार फ्लॉप और डिजास्टर फिल्मों से बॉबी का फिल्मी कैरियर अब तबाह होने लगा था। कोई फिल्में चली तो बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स नहीं आ रहे थे तो लोग साइन करना नहीं चाहते। और फाइनली 2013 के बाद बॉबी देओल ने पहली बार 4 साल का गैप लिया, या फिर यूं कहें कि इन्हें काम मिलना ही बंद हो गया था। यही 4 साल बॉबी देओल के पूरे कैरियर का सबसे बुरा दौर माना जाता है, जब वो बिना काम के 4 साल तक घर पर खाली बैठे रहे। ये वो समय था जब ना केवल बॉबी बल्कि बड़े भाई सन्नी देओल का कैरियर भी बिल्कुल खत्म सा हो गया था और दोनों भाई स्टारडम का दौर देखने के बाद इंडस्ट्री में वापसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इस समय में भी भैया सनी ने लगातार बॉबी को हौसला दिया और कमबैक करने के लिए मोटिवेट करते रहे। मेहनत करेंगे, हमको ये सोचना दिमाग में कि हम कोई स्टार नहीं थे, हमको सीधा जमीन से फिर से ऊपर चढ़ना है। ऐसे ना भैया मैं वैसे ही सोचता हूँ, पर still not that easy। बॉलीवुड में बुरे वक्त में कई कपल्स का एक दूसरे से अलग हो जाना आम बात है। इस समय में लगातार कई सालों की असफलता और फिर एकदम से काम बंद हो जाने के बाद भी उनकी वाइफ तान्या ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। I went through bad phases, I went through my ups and downs, and she took care of me. She went through all my pain. लेकिन एक दिन सालों तक घर बैठे बॉबी को उनके बच्चों ने मासूमियत से कह दिया, मुझे सब ये कह रहे पापा आप घर पे बैठे रहते, ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं जाते, मम्मी तो हर दिन ऑफिस जाती हैं। ये बात बॉबी को चुभ गई और वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। खुद को इतना बेबस कैसे मान लिया। Switched on in my mind and I just ये चीज ना बहुत ज्यादा हर्ट भी करती है अंदर। और फिर उन्होंने इस बुरे दौर से वापसी करने की ठानी और इसके बाद जो भी प्रयास वो कर सकते थे उन पर फोकस करना शुरू किया। फिर मैंने अपने इंडस्ट्री में कितने लोगों से जाकर मिला, मैंने कितने लोगों के ऑफिसेज गया, लोगों को मिलूंगा जाकर, मैं दिखाऊंगा जो मेरे अंदर आ गया कि मेरे को लोग देखें। समय बीतता गया लेकिन बॉबी ने अपनी तरफ से प्रयास करना नहीं छोड़ा, अपने हेल्थ पर ध्यान दिया, साथ ही खुद को बेहतर बनाना शुरू किया। लेकिन इवेंचुअली मैंने रियलाइज की नहीं, जब काम नहीं मिल रहा मुझे गिव अप नहीं करना। और बाहर जाने पर फैंस उनसे वापसी करने के लिए पूछते तो मन में टीस लिए बस एक ही बात सोचते, you know, wondering, I used to go out meet my fans, सर आप फिल्मों में क्यों नहीं आ रहे, हम आपको देखना चाहते हैं। ऐसे मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे कोई काम दे नहीं रहा है इस वक्त। इसी बीच मीडिया में बॉबी की मतलब ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਲॉप ਤੇ ਫਿਰ ਫਲॉप ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਿਲਮਾਂ ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। बहुत ही अजीब जा यार अप एंड डाउन। लेकर एक अफवाह उड़ी कि जब उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था तब कुछ समय तक उन्हें डीजे का काम भी करना पड़ा, लेकिन बाद में बॉबी ने इस बात को पूरी तरह से बकवास बताया। मैं तो डीजे था नहीं, इट वाज जस्ट गिग जहाँ पर सब बुलाते ना सेलिब्रिटीज को, मुझे कहा कि आप आ जाना और वहाँ डीजे कंसोल के पीछे चले जाना, तो मैं वहाँ से बस हाथ लगा देना, लोगों को लगेगा आप म्यूजिक बजा रहे हैं, अरे ठीक है। यही वो समय भी था जब इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग बॉबी के लिए अनप्रोफेशनल होने की निगेटिव खबरें भी फैलाने लगे। कोई बोले कि आप अनप्रोफेशनल हो, आप नहीं, जब आप नहीं थे अनप्रोफेशनल, मतलब मैंने आज तक कोई शूटिंग कैंसिल नहीं, कभी लेट नहीं पहुंचा। वो कहते हैं कि मैं बस काम करना चाहता हूँ, फैंस के लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही वो इस बात को भी जानते थे कि आपकी मदद आप खुद ही कर सकते हैं। 4 साल बाद बॉबी देओल ने वापसी की, लेकिन इतने लंबे समय के ढेरों असफल फिल्मों के बाद क्या अब बॉबी के बुरे दिन खत्म हो गए? तो जवाब है नहीं। अभी भी फेलियर का वो पुराना भूत इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था और 4 साल के लंबे गैप के बाद 2017 में श्रेयस दलपड़े की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म पोस्टर बॉय ने एक बार फिर से बॉबी को निराश किया और ये निराशा उनकी अगली मूवी यमला पगला दीवाना फिर से में भी जारी रहा। इस तरह इतने सालों के बाद बॉबी के कमबैक की ये कोशिश भी नाकामयाब रही। यहाँ हम कह सकते हैं कि बॉबी के कैरियर में ये पिछला 18 साल काफ़ी बुरा रहा, लेकिन इतने लंबे संघर्ष और वापसी की कई कोशिशों के बाद फाइनली बॉबी देओल के कैरियर में वो टर्निंग पॉइंट आया जिसकी तलाश इन्हें सालों से थी और इस बार उन्हें साथ मिला सलमान खान का। वो सलमान खान ही थे जिन्होंने बॉबी देओल को अपनी फिल्म रेस 3 में मौका दिया, जिससे एक बार फिर बॉबी लाइमलाइट में आ गए। He always kept thinking of doing something. रेस 3 में देखी यार, फोन आया मुझे सलमान का, मामू शेयर उतारेगा, मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा। तो इसी तरह रेस 3 शुरू हुई और आई एम वेरी ग्रेटफुल। यार वही है, यहाँ से बॉबी के कैरियर अगर मिलता है ना ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ यार ठीक है यार मैं कुछ भी ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ है। ने एक नई करवट ली। रेस 3 पूरी तरह से एक सलमान खान फिल्म थी जो कि कमजोर कंटेंट की वजह से बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई, लेकिन बॉबी के लिए आगे का रास्ता इसी फिल्म ने खोला। I mean, what do I say? Mamu is my angel. Okay,
he is someone who has believed in me. भले ही रेस 3 ज्यादा ना चली हो, लेकिन लोगों ने बॉबी देओल की इस कमबैक का स्वागत किया और इसके बाद उन्हें 2019 की मल्टी स्टारर हिट मूवी हाउसफुल 4 मिली। रेस 3 और हाउसफुल 4 के बाद OTT की वो सीरीज आई जिसने बॉबी को उनके पहले वाले दिन लौटाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में रिलीज 2020 की फिल्म क्लास ऑफ 83 और आश्रम जैसी बेहद सक्सेसफुल सीरीज में अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से बॉबी को एक बार फिर से अपना एक्टिंग टैलेंट साबित करने का मौका मिला और लगभग 2 दशकों के बाद बॉबी को एक बार फिर से उनके बेहतरीन अभिनय के लिए दर्शकों ने खूब सराहा। क्लास ऑफ 83 में अपने बेजोड़ अभिनय के लिए बॉबी देओल को बेस्ट OTT एक्टर का गोल्ड अवार्ड दिया गया। आज तक मुझे एक्टर के लिए कभी माना नहीं गया, लेकिन शायद अभी लोग मुझे एक एक्टर की तरह देख रहे हैं। लेकिन बॉबी को क्लास ऑफ 83 से कहीं ज्यादा प्रसिद्धि वेब सीरीज आश्रम से मिली। बाबा निराला की इस नेगेटिव कैरेक्टर को जिस परफेक्शन के साथ बॉबी ने प्ले किया, इसने क्रिटिक्स और फैंस दोनों का दिल जीत लिया। मैं चाह रहा था कि मैं अलग किस्म के रोल करूं, क्योंकि अब मेरी एक एज हो गई है जहां मुझे मैच्योर रोल्स करने हैं। आश्रम से बॉबी देओल को न केवल एक नई पहचान मिली, बल्कि यहीं से उनकी किस्मत फिर से चमकी। रोल करने चाहिए मुझे मिले, मैं हूं पूरी तरह भय मुक्त। और इस दूसरी पारी में उनके फैंस ने सोशल मीडिया में बॉबी देओल को लॉर्ड बॉबी बना दिया। कभी भी मुझे अपने 2 कौड़ी के साथ ज्ञान लॉर्ड बॉबी दे इधरों शुरू होया सीगा। क्या बात है यार, मैंने ये चीज नहीं पता सी बिल्कुल भी। उपदेश मत देना, इनसे ऊपर उठ चुका हूं मैं। अपने फैंस के द्वारा दिए इस नए टाइटल पर बॉबी कहते हैं कि Well, I'm very grateful for being given that title. बॉबी की सेकंड इनिंग की कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती है। आज बॉबी की जिस फिल्म को लेकर इतना ज्यादा क्रेज बना हुआ है, वो उनकी हालिया रिलीज ब्लॉकबस्टर जा रही फिल्म एनिमल है। सच्ची गल है, मतलब कि जो बंदे ने 18 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਗਵਾਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਕਮਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰੀ 3-3.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਕਮਬੈਕ। 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੇ कमबैक किया यार, बहुत बड़ी गल है। एनिमल में एक छोटे लेकिन पावरफुल रोल में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस पर लोगों ने जमकर तारीफ की है। ऐसा लग रहा है कि बॉबी देओल के वो पुराने दिन लौट आए हैं जिन दिनों वो गुप्त और सोल्जर जैसी सुपरहिट फिल्में दिया करते थे, और उनकी पॉपुलैरिटी और स्टारडम दोबारा उसी जगह पहुंच गई जैसा किसी जमाने में हुआ करती थी। मैं बस यही कह रहा हूँ, इतना प्यार मिल रहा है, मेरे को लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। आज लोग कह रहे हैं कि डाउनफॉल कैसा भी हो लेकिन कमबैक हो तो बॉबी देओल जैसा। 27 साल लंबे फिल्मी कैरियर में अर्श से फर्श तक और फिर से कमबैक करने की शानदार कहानी है बॉबी देओल की। एक कहानी है बादल से एनिमल और बॉबी से लॉर्ड बॉबी बनने की। स्टार था एक ज़माने में और स्टारडम तो आती जाती है और एक्टर ऑलवेज लिव्स। थैंक यू सो मच एंड लव टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बॉबी देओल की अपनी फेवरेट फिल्म जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही किसी और किस्से कहानियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਬॉबी देओल ਦੇ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 1-2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ 18 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਫਲॉप, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਡਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਬਲ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਯਾਰ, ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਸਪਾਇਰ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਤੇ ਬਾਏ।